हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में देखो बच्चों, हमने सबसे पहले बात की थी कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ये जो टाइनी पार्टिकल्स है इन्हें एटम्स कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि एटम्स ये जो जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं एक साथ तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि और जो एटम्स है वो डिविजिबल होते हैं और इनमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फिर एटम्स के पार्टिकल्स के बारे में बात की हमने। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम तीनों के मास और चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। अब यहाँ पर मास में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना ज्यादा है, जिस वजह से हम इलेक्ट्रॉन के मास को करते हैं नेग्लेक्ट, ठीक है। चलो, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास लगभग बराबर होता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी चार्ज के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज लगभग बराबर होता है, लेकिन केवल साइन में अपोजिट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज है लेकिन साइन क्या है, पॉजिटिव, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है। जबकि हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। फिर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की थी कि डाल्टन क्या कहते हैं अपनी एटॉमिक थ्योरी में, उससे क्या पोस्टुलेट्स है कि एटम कैसे हैं, इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि एटम क्या है, डिविजिबल होते हैं और इनके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास और चार्ज हमें पता है, ठीक है। फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने एटम के अलग अलग मॉडल दिए, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के। तो पहला मॉडल था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इन्होंने कहा कि ये प्लम पुडिंग की तरह या वाटरमेलन की तरह दिखता है ये, ठीक है। कौन, एटम। कैसे, जैसे वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव स्पेयर है और जो उस पर सीड्स एम्बेडेड है वो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी बाद में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि ये कई सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। फिर आता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, देखो तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया। अब ये एक्सपेरिमेंट आप ध्यान से देखो क्या था। एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई जाती है, एक थिन, बहुत ही थिन, यानी कि 1000 एटम थिन गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। और इसके बाहर से लगा दी जाती है एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ताकि जो पार्टिकल्स उस पर हिट करेंगे तो वो पता चल जाएगा। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करती है, ग्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जब अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई गई तो हमें 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ पार्टिकल्स तो शीट से सीधा स्ट्रेट लाइन को ट्रेवल कर रहे थे, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और 12,000 में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या कर रहा था, बाउंस बैक कर रहा था, ठीक है। तो ये इसके 3 ऑब्जर्वेशन थे। अच्छा, ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा था, तो ऐसा इसीलिए हो रहा था, ज्यादातर, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो कैसा था, खाली था। एटम में क्या था, स्पेस था, स्पेस इज एम्प्टी, ज्यादातर जो स्पेस था वो खाली था। इस वजह से वहां पर सीधा जो है इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। दूसरा हमने पढ़ा कि कुछ एंगल से कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पर है और जब वो उसके किनारों पे टकरा रहे होंगे तो डिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे कि 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर रहा था। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इन सब में से केवल ये वाला पार्टिकल है जो बाउंस बैक कर रहा है, बाकी तो कोई नहीं कर रहा बाउंस बैक, ठीक है। तो एक पार्टिकल क्या कर रहा था, 12,000 में से एक पार्टिकल क्या कर रहा था, बाउंस बैक कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है, वो कहाँ पर है, वो एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड है, जिससे कि बहुत कम पार्टिकल्स में टकरा करके वापस आ रहे थे। ठीक है, जब वो बहुत कम जगह पर है, अगर उसने ज्यादा जगह घेरी हुई होती तो ज्यादा पार्टिकल वापस आते, ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते, बहुत कम पार्टिकल स्ट्रेट जाते। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आया था। फिर हमने बात की थी कुछ और पॉइंट्स की कि जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, जो एटम है, एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही एटम का सारा मास रिजाइड करता है, यानी कि रहता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सारा मास कैसे न्यूक्लियस पर रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, और जो सारा मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कैसा है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 2000 गुना कम है, इसीलिए नेग्लिजिबल है। इसीलिए सारा मास जो है वो न्यूक्लियस पर रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, ये बहुत छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में। अगर एटम एक 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर डायमीटर का एक सर्कल है, एक फुटबॉल ग्राउंड आपने देखा होगा जिसकी डायमीटर मान लो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर डायमीटर का एक फुटबॉल ग्राउंड अगर है, ठीक है, और उसके बीचों बीच एक छोटी सी क्रिकेट बॉल अगर रख दी जाए, तो ज्यादा ऊपर से देखेंगे तो वो बॉल दिखाई भी नहीं देगी, इतनी छोटी वो होती है। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है न्यूक्लियस में और एटम में। एटम फुटबॉल ग्राउंड की तरह है और न्यूक्लियस वो छोटी सी क्रिकेट बॉल की तरह है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्या बन जाते हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं ड्रॉबैक्स, देखो, अगर इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यू ऐसे मूव करता रहेगा तो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। अब जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी उसकी। जैसे जैसे एनर्जी कम होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा। न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और जो हमारा एटम है वो तो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ ड्रॉबैक्स है जिससे कि ये मॉडल फेल हो जाता है। फिर हम बात कर रहे थे नील बोर्स मॉडल की, यानी कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम जिसे हम कह रहे हैं। अब बोर के मॉडल में सबसे पहले ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में रहते हैं और रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई एनर्जी यहाँ पर रेडिएट नहीं होती, वो अपने उसमें बस फ्रीली रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, चलो, और इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। फिर न्यूट्रॉन के बारे में बात की थी, और हम एटम के मास के बारे में बात कर रहे थे। तो एटम का मास क्या होगा, तो देखो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि एटम का जो सारा मास है वो कहाँ पर रह रहा है, कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, एटम का सारा मास है उसके न्यूक्लियस में। क्यों है न्यूक्लियस में, देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है इसलिए नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो सारा मास कहाँ पर है, न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो एटम का जो मास है वो कौन बना रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के बना रहे हैं। तो हम मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला लिख सकते हैं, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जब हम ऐड कर लेंगे तो किसका मास आ जाएगा, एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, द मास ऑफ एन एटम इज सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है, चलो इतना थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर एंड बरी प्रपोज द फॉलोइंग रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2n²। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ये हम 2n² फॉर्मूले से डिटरमाइन करेंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अलग अलग शेल्स हैं। पहला शेल है के शेल, के में n कितना होता है, के शेल में n होता है 1 के बराबर। के के बाद आता है l, फिर m, फिर n, फिर o, फिर p, इस तरीके से आगे शेल्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो
के शेल में N1 है तो L में 2 होगा, M में 3 होगा, N में 4 होगा और O में 5 होगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो पहले शेल में यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n² फॉर्मूला है, 2n², कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो 1 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है कितने हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू 2 टोटल कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 जा 18, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू 2 32, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप अलग अलग शेल में किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। जहां पर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, एल में 8 फिल करोगे, एम में 18 करोगे, एन में 32, ओ में 50, इसके बाद और शेल्स नंबर बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप भर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरना है। अच्छा एक दो रूल और है यहाँ पर, वो आपको ध्यान से देखना है। द आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आउटर शेल होगा उसमें केवल आप 8 ही इलेक्ट्रॉन रखोगे। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रही हो, आपने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एल में आपने कितने कर दिए हैं 8 फिल कर दिए हैं, और अब एम में आपको फिल करने हैं। अब एम क्या है, आउटर शेल है और यहाँ पर आपको 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है। तो अब ये आउटर शेल है तो आप 18 इलेक्ट्रॉन क्या इस तरीके से फिल करोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, इस आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस एम में कुछ इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर नेक्स्ट शेल बना करके उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है। जैसे कोई भी एग्जांपल खैर आगे देख लेंगे हम। तो आउटर शेल पे आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं, ठीक है, आउटर शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं। क्लियर है, चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इलेक्ट्रॉन फिल इनर शेल बिफोर मूविंग टू आउटर शेल्स, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो अगला पॉइंट ये है बच्चों कि शेल्स को स्टेप वाइज मैनर में ही फिल करना है। ऐसे नहीं कि पहले आपने ओ भर लिया, ओ पे इलेक्ट्रॉन भर लिए, है ना, पहले आपने एम भर दिया, नहीं, पहले आपको के फिल करना है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर जो भी आगे आगे आता जाएगा शेल्स वो आपको भरने हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है हमेशा, कैसे भरना है इनको, स्टेप वाइज मैनर में भरना है, और पहले वाले शेल्स को पहले भरना है, फिर आगे की तरफ मूव करना है। यानी कि पहले के भरोगे आप, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर इस तरीके से आगे आगे आप भरते जाओगे, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो आउटर शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। क्लियर है इतना, चलो तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए इतना पॉइंट हो गए हैं क्लियर। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट 18 एलिमेंट यहाँ पर लिए गए हैं, सॉरी 17 एलिमेंट यहाँ पर लिए गए हैं, और इन 17 एलिमेंट में कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ये देखना है। देखो हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, चलो इनका पहले लिखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लिथियम में है 3, बेरिलियम 4, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर आता है नियॉन में 10 होते हैं, नियॉन यहाँ पर लिखा गया नहीं है तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं नियॉन, नियॉन में होते हैं 10, ठीक है। सोडियम में 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है आर्गन, उसमें होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका होमवर्क ये है
कि आपको 1 से लेकर के एटलीस्ट 20 तक आपको पीरियोडिक टेबल के ये जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद करके आने हैं। ठीक है, आप याद कर लेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, क्लियर है? इतना ही फिलहाल आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इतने आप याद कर लेंगे। अब जो आप इनके नंबर याद करोगे, जैसे मान लो आपने याद कर लिया ना कि कार्बन क्या है 6 नंबर पे है, नाइट्रोजन क्या है 7th नंबर पर है, ऑक्सीजन क्या है 8th नंबर पर है। तो ये क्या है, जितने नंबर पर ये है ना, वो ही उतने ही इनमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिखे हैं ना, देखो 3 4, ये 3 है। 3 4 5 6 7 8 9 11 12, तो जो इनमें नंबर है ना, वही इनके क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। यानी कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इतने इलेक्ट्रॉन भी इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे हम फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर बाकियों में तो फिल किए हुए हैं, लेकिन हम नियॉन में फिल कर लेते हैं। ठीक है, नियॉन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना, नियॉन, हीलियम, आर्गन, ये सारी हमारी नोबल गैसेस हैं। ठीक है, नोबल गैसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो आउटर शेल है वो होता है कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस वजह से ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलो, तो नियॉन को फिल करते हैं। तो ये आ गया इसका न्यूक्लियस, ये आ गया फर्स्ट शेल जो कि है के शेल। के शेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के शेल में आ सकते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। फिर आ गया एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 यहाँ पर भर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए हैं। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो गए। देखो, पहले के शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में देखो 2, के में कितने आ गए 2, और एल में कितने आ गए 8। 8 और 2 10, तो नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 10। तो ये हो गया नियॉन का स्ट्रक्चर। हमने ऐसे करके कुछ कुछ बना लिया है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो ये फिल कर दिया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये फिल करना है। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, अब इसका आप आउटर शेल देखोगे ना, अब तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और हमने अभी यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ा था कि आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 8 से ज्यादा तो नहीं होंगे। ठीक है, कम हो सकते हैं और कम होते भी हैं। ठीक है, फिर अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए उनकी वैलेंसी देखते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, इसको बाद में हम देखेंगे। पहले फिलहाल जैसे सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अगर ये जो एटॉमिक नंबर्स हैं, इनको जैसे हम बांटते हैं, जैसे कैसे, देखो के एल एम, इस तरीके शेल्स होते हैं ना। तो नियॉन का कैसे बांटा आपने, 2 के में था और 8 एल में आ गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 2,8। तो ऐसे क्या लिखा जाता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो वैसे ही आप सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर, दूसरे में ये, तीसरे में जो इलेक्ट्रॉन है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शेल ही थे, 2 के ही इलेक्ट्रॉन थे। जैसे आप क्लोरीन में देखो, क्लोरीन में 1 2 3 शेल है ना। पहला शेल है के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर है एल, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। फिर है एम, एम में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ये क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप कहोगे कि इसके आउटर शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, नहीं है, मैक्सिमम 8 होने चाहिए, लेकिन 8 नहीं है। 8 होने के लिए एक कम है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैलेंसी कैसे निकालेंगे ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इतना जान लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। जैसे फ्लोरीन का आपको लिखना है। ठीक है, इसमें होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 2 9।
टोटल कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया उसका कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ऑक्सीजन में 2,6, नाइट्रोजन में 2,5, कार्बन में 2,4 ऐसे, ठीक है। बोरॉन में 2,3, बेरिलियम में 2,2, लिथियम में 2,1, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है इतना? चलो वैसे आप जैसे सिलिकॉन का लिखना है तो लिख लोगे 2,8,4, इसका लिख लोगे ऐसे ही 2,8,5, यहाँ पर भी लिख लोगे 2,8,6, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लोगे 2,8,3, यहाँ पर भी लिख लोगे 2,8,1, सॉरी 2, यहाँ पर भी 2,8,1, ठीक है। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखना अब आपको समझ में आ गया है। अब आपको कोई भी हम एलिमेंट दे दें, आप आसानी से उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो इतना अब आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर composition of atom of the first 18 element with electron distribution in various shells, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया गया है अलग अलग शेल में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी को खैर अभी हम देखेंगे नहीं फिलहाल। अच्छा देखो 1 से लेकर के 18 तक यहाँ पर एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। और ठीक है 18 तक हो गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर। तो जो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रोटॉन्स जो है, ये जितने भी प्रोटॉन्स यहाँ पर हैं, ठीक है, किसके बराबर है, जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। और ये जो प्रोटॉन्स है ये और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सारे बराबर है ना, बराबर बिल्कुल सारे इक्वल हैं। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको याद नहीं करना है ये कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये हम निकालना सीख लेंगे, ठीक है। ये हमने अभी सीखना है आगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, कैसे न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, कैसे प्रोटॉन्स निकालेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, वो चीजें हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। जो ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो हमें ये भी तो लिखना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं, क्योंकि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर है। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन इसके बराबर नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो लिखे हुए हैं सारे बराबर हैं, हाँ है। क्यों है, क्योंकि ये सारे कैसी हैं, न्यूट्रल स्पीशीज हैं, ठीक है, कोई चार्ज स्पीशीज नहीं है। अगर न्यूट्रल स्पीशी है तो बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे इक्वल लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन साथ में लिखेंगे इन न्यूट्रल स्पीशीज, क्योंकि अगर कोई न्यूट्रल स्पीशी है तब तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। लेकिन अगर कोई भी चार्ज स्पीशी है, उस पर चार्ज है, अब वो चार्ज कोई भी हो सकता है, वो कैटायंस हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। तो प्रोटॉन का नंबर तो फिर भी सेम ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल जाएगा। जैसे 2 एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, एक है Na पॉजिटिव और Na, एक है Cl नेगेटिव और Cl, ठीक है। तो ये 2 स्पीसीज हैं अलग अलग। अब देखो यहाँ पर सोडियम है, ये क्लोरीन है, लेकिन ये सोडियम पॉजिटिव यानी कि ये क्या है, एक कैटायन है। जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कैटायन कहा जाता है। और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन कहा जाता है। यानी कि अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन एंड अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर शॉर्ट में लिख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका भी 11 है,
इसमें अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें भी 11 प्रोटॉन है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है या अपने अपने से तो बाहर निकाल लिया, यानी कि किसी को या तो डोनेट कर लिया है, तो इस पर एक प्लस साइन है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है अपना, ठीक है। अगर दो प्लस साइन होते, 2 प्लस होता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका मतलब ये होता। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वैसे क्लोरीन में देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इस क्लोरीन का भी 17 होगा। प्रोटॉन की संख्या है 17, इसकी भी 17 होगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बात करें तो ये तो न्यूट्रल स्पीशी है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 ही होगी। लेकिन अगर हम इस स्पीशी को देखें तो यहाँ पर यह है एनायन 1, ठीक है। अब इसमें है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन किससे लिया है, यानी किसी से एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हो जाएंगे इसके पास 17 तो पहले से थे ही, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसमें काफी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन कब, केवल एक न्यूट्रल स्पीशी में। अगर कोई चार्ज स्पीशी है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है इतना। चलो तो फिर यहाँ पर वही जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात तो हमने कर ली, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन है एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बाकी सब में आप देखोगे पहले शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है सब में, क्योंकि सबके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे शेल में कितने हैं, 3 है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। बाकी वैलेंसी की अगर बात करें तो वैलेंसी अभी हम देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे वैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। चलो वैसे वैलेंसी का मतलब क्या होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन हमने किसी को दिए या किसी से लिए या शेयर करे, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो ही वैलेंसी कहलाई जाती है। वैलेंसी है क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। चलो इतना नोट करो। तो चलिए बच्चों, आज हमने अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात की, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल से क्या ड्रॉबैक्स है इसके बारे में बात की। फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल को ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, है ना, अलग अलग शेल्स में, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है। बाकी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।